Welcome learners. Welcome in social science class. Dear learners, today in this video we are going to discuss NCERT book class 7 subject history lesson 2 new kings and kingdoms. Topic of our video is Prasastis and land grants. As we already discussed the meaning of prasastis in our keyword, let me remind you. Prasastis are glowing praises of rulers. These are special kinds of inscription. In the picture, you can see an example of inscription which is engraved on a pillar, and in the second snap, you can see the land. But the question is, what is the meaning of land grants? So dear students, when land is given as an award, then it is known as land grants. In medieval period, many rulers gave land as award to their samantas or to the Brahmans. So that is land grants. Now we discuss prasastis in detail. Dear students, prasastis contain details that may not be literally true. ये ज़रूरी नहीं है कि प्रशस्ति में लिखी हुई हर बात सच हो, but these prasastis tell us how rulers wanted to depict themselves. बट इन इंस्क्रिप्शन से और प्रशस्ति से हमें ये पता चल जाता है कि मेडिवल टाइम पीरियड्स के जो किंग थे वो अपने बारे में अच्छी बातें लिखवाना कैसे पसंद करते थे. दे वॉन्टेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स एज वैलियंट विक्टोरियस वॉरियर्स. वो अपने बारे में अपने आप को योद्धा, महान योद्धा, ब्रेव पर्सन लिखवाना पसंद करते थे. दीज वर कंपोज्ड बाई लर्नड ब्राह्मण्स. और ये प्रशस्ति लिखता कौन था उनके लिए? लर्नड ब्राह्मण्स, स्कॉलर ब्राह्मण्स, जो पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण्स होते थे, वो अपने राजा के बारे में ऐसा लिखते थे. एंड दे ऑल्सो ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशंस. और कभी कभी ये ब्राह्मण्स जो थे ये अपने राजा की हेल्प करते थे इन देयर एडमिनिस्ट्रेशंस. समटाइम्स दे गिवन some kind of suggestions, etc. And the king and kings often rewarded Brahmins by grants of land. और राजा जो थे इन प्रशस्ति से खुश होकर ब्राह्मण्स को तोहफे के रूप में लैंड दे देते थे. एंड दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड. और जिसको भी तोहफे के तौर पे, अवार्ड के तौर पे लैंड मिलती थी, तो उसको इस तरीके की कॉपर प्लेट्स दी जाती थी जिस पे लिखा होता था कि उसको क्या क्या मिला है. दैट मीन्स उस लैंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो उस ब्राह्मण्स को या जिसको भी वो दी गई हैं उसको, उसका उनके ऊपर क्या राइट्स है, ये सब कुछ लिखा होता है. अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इन प्लेट्स के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है. Here, this is an example of a prasastis. इसको थोड़ा सा हम जानते हैं. One prasastis written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, describe the exploits of Nagbhat, a प्रतिहारा किंग. एक प्रतिहारा किंग नागभट्ट के बारे में ये प्रशस्तिस है. और उसके बारे में क्या लिखा गया है? द किंग ऑफ आंध्रा, सैंधव, विदर्भ and Kaling fell before him even as he was a prince. इसमें लिखा गया है कि जो ये नागभट्ट थे ये जब प्रिंस थे, मतलब बहुत कम यंग एज के थे, तभी ये इतने बहादुर थे कि इनके सामने आंध्रा के सैंधव और विदर्भ एंड कलिंग के जो राजा थे उन्होंने अपने हथियार इसके सामने डाल दिए थे. ही वॉन अ विक्ट्री ओवर Chakriyuddha, the ruler of Kannauj. He defeated the king of Vang, part of Bengal, Anarth, part of Gujarat,
मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किरात, तुरुशक, वत्स, मत्स्य, इन सभी राजाओं को इसने डिफीट किया था. सो वी कांट से दैट दिस ऑल प्रोसेसेस इज ट्रू और नॉट, बट ये इससे हमें ये पता चलता है कि राजा अपने बारे में बहुत अच्छा लिखवाना पसंद करते थे, सो दैट कि उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो और उनके बारे में लोग अच्छा जाने, तो वो इस तरीके से लिखवाते थे with their scholars, by their scholars. And this is an example of a copper plate. This is part of the Tamil section of a land grant given by the Cholas. Cholas ने तमिल रीजन में किसी को लैंड ग्रांट में दी थी, तो ये उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है हमें. इन दैट कॉपर प्लेट क्या लिखा गया है, राजा ने उस कॉपर प्लेट पर लिखवाया है कि वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट एज वेल एज बाय प्लांटिंग थोनी बुशेस. हमने मिट्टी की मेड और कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर लैंड की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको चिन्हित कर दिया गया है कि दैट मीन्स कि वो लैंड कितना पीस ऑफ लैंड जो है वो उस पर्सन को दिया जा रहा है, वो उसकी बाउंड्री कर दी गई है. दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन, और उस लैंड के ऊपर क्या क्या है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज, वाटर लैंड, गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेस, पेस्चर लैंड, विलेज, आंट हिल्स, प्लेटफॉर्म्स, कैनाल, डिचेज, रिवर्स, सिल्ट लेडन लैंड, टैंक, ग्रेनरीज, फिश पॉन्ड्स, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स. ये सारी चीज़ें उस जो गिवन लैंड है, जो जिसको दी जा रही है, उस लैंड के ऊपर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं. He who receives the land can collect taxes from it. He can collect the taxes imposed by judicial officers as fine, the tax on betel leaves, that on woven clothes, as well as on vehicles. इसमें लिखा गया है कि जिस भी पर्सन को ये ज़मीन दी जा रही है वो उस लैंड से पर रहने वाले लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है. अगर वहाँ पर रहने वाले किसी भी इंसान के ऊपर या किसी भी पीस ऑफ लैंड के ऊपर कोई जुडिशल ऑफिसर्स ने कोई फ़ाइन लगाया तो वो भी वही कलेक्ट कर सकता है. बीटर लीव्स जो पान के पत्ते होते हैं और जो वोवन क्लोथ्स होते हैं, बुने हुए कपड़े, उन पे और व्हीकल्स पे भी टैक्स वो कलेक्ट कर सकता है. ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स, वो बड़े कमरे बना सकता है उस ज़मीन के ऊपर. विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बैक ब्रिक्स, मतलब पक्की ईंटों का मकान या रेस्ट हाउस वगैरह बनवा सकता है. ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग, छोटे या बड़े कुएं की खुदाई वहाँ पर करवाई जा सकती है. ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थोनी बुशेस, वो प्लांट वहाँ पर लगा सकता है इफ़ नेसेसरी. ही कैन गेट कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीगेशन, अगर उसे लगता है कि इरीगेशन के लिए वहाँ कैनाल्स की ज़रूरत है तो वो भी बनवा सकता है. ही शुड इंश्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, बट उसे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वाटर जो है वो ख़राब नहीं हो, वेस्ट नहीं हो. एंड दैट एम्बैंकमेंट आर बिल्ट, और उसकी मतलब उसको अच्छे से एम्बैंकमेंट जो उसकी बना दी जाए पानी की, सो दैट वो ओवरफ्लो के वेस्ट ना हो. सो ये एक कॉपर प्लेट का एग्जाम्पल है कि कॉपर प्लेट के ऊपर राजा जो होते थे वो क्या लिखवा कर किसी को जब दान में लैंड को देते थे तो उस लैंड के ऊपर किन किन चीज़ें, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या वो पर्सन उस पर करवा सकता है और क्या नहीं करवा सकता, वो सब चीज़ें उसमें गिवन होती थी उस कॉपर प्लेट के ऊपर. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhan. He used a variety of sources including inscription, documents, eyewitness accounts and earlier histories to write his account. Unlike the writers of the processes, he was often critical about the rulers and their policies. ऐसा नहीं है कि सभी जो स्कॉलर्स थे वो सिर्फ प्रेज़ लिखते थे रूलर्स की. कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी होते थे जो कोशिश करते थे कि अच्छाई और बुराई जो भी प्रेजेंट है, जो भी
जो भी जिस राज्य में जैसा भी है उसको एज इट इज़ लिखने की कोशिश करते थे। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कल्हन का, एक ऑथर का, जिन्होंने 12th सेंचुरी में एक पोएम लिखी है अबाउट अ रूलर्स और किंग हु रूल ओवर द कश्मीर, जबकि उस टाइम में इस तरीके की पोएम्स नहीं लिखी जाती थी, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। एंड इन द अकाउंट्स ऑफ कल्हन की लिखी हुई जो बुक्स हैं, इन दैट बुक्स ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। उन बुक्स में उसने कमियों को ज़्यादा बताया है, रूलर्स एंड उनकी पॉलिसीज़ जो होती थी, कैसे वो अपने राज्य में पॉलिसीज़ चलाते थे, उनकी उसने बुराइयां ज़्यादा की हैं, उनमें जो कमियां थी उनको उसने डिटेल्ड जो है लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वारफेयर फॉर वेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, you can notice in this map that each of these ruling dynasties was based in a specific region. सभी डायनेस्टीज़ जो हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक एरिया है, बट इसके बाद भी वो क्या करते थे, दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज़। वो अपने एरियाज़ के साथ साथ अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए वो दूसरे के एरियाज़ के लिए फ़ाइट करते थे। One particularly prized area was the city of कन्नौज in the गंगा वैली। और एक जो एरिया था कन्नौज का, ये गंगा वैली के नज़दीक था, मतलब सराउंडेड विद द गंगा वैली। सो ये एरिया काफ़ी वैल्यूएबल था। इन दिस मैप यू कैन सी द लोकेशन ऑफ द कन्नौज हेयर। यूपी जो आज के टाइम में अगर आप यूपी वाला एरिया देखेंगे, सो दिस इज़ द कन्नौज एंड गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टीज़ जो हैं वो फॉर द कंट्रोल ओवर द कन्नौज। तो ये जो तीनों हैं, गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास, ये आपस में झगड़ा करते थे टू गेट द कंट्रोल ओवर द कन्नौज। कन्नौज के एरिया को एक्वायर करने के लिए ये आपस में झगड़ा करते थे। And because there were 3 parties in this long drawn conflict, ये 3 जो है लगातार आपस में झगड़ा करते थे और ये 3 parties हैं, so historians often described it as the tripartite struggle। यहाँ पर आप इसको ठीक से प्रोनाउंशिएट करना, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल्स में कौन से रूलर्स इंक्लूडेड थे, तो उसमें गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पालास। एंड किसके लिए वो उन्होंने आपस में फ़ाइट की थी, टू गेट द कंट्रोल ओवर द कन्नौज। एंड रूलर्स ऑलवेज ट्राइड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। और राजा अपनी पावर को शो करने के लिए बड़े बिग टेम्पल्स बनवाते थे। So when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples। और जब भी वो झगड़ा करते थे एक दूसरे को, तो उनके टेम्पल्स को टारगेट किया जाता था, क्योंकि टेम्पल्स जो थे वो बहुत रिच होते थे, विच वॉज समटाइम एक्सट्रीमली रिच। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दूँ, तो वन ऑफ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान। He ruled from 997 to 1030 and extended control over part of Central Asia, Iran and the northwestern part of our Indian subcontinent। In this map you can see the area or empire of the Mahmud of Ghazni। वो भारत के भी वेस्टर्न हिस्से में उसने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ तक अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर्स। ये जो महमूद ऑफ गजनी था, ये लगभग हर साल जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे इंडिया वाले एरिया में ये अटैक करता था। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सोमनाथ, गुजरात। ये अक्सर जो हमारे टेम्पल्स थे उनके ऊपर अटैक करता था, जिसमें से सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात का, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ये पिक्चर में आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये मैं इसी टेम्पल के बारे में बात कर रही हूँ।
और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से प्लंडर करके, लूट के, प्लंडर करना होता है लूटना, तो प्लंडर करके वो क्या करता था, मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी ऑफ गजनी। जहाँ का वो राजा था, गजनी उसके एरिया का नाम था, तो वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में गजनी में उसको लेके जाता था और उसने उस वेल्थ के साथ अपनी सिटी, गजनी सिटी को बहुत सुंदर बनाया। सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. ये महमूद ऑफ गजनी जो था, जिस एरिया को इसने जीत लिया, ये वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी संस्कृति, कल्चर के बारे में भी जानना चाहता था। सो इसके लिए उसने अल-बिरूनी नाम के एक ऑथर को, स्कॉलर को ये काम दे दिया कि इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में सब कुछ जानो और उसके बारे में लिखो। दिस अरेबिक वर्क नॉन एज किताब उल हिंद। सो जो ये स्कॉलर था अल-बिरूनी, ये अरेबिक जानता था और अरेबिक में इसने हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में किताब उल हिंद नाम से एक बुक लिखी। रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस, जो बाकी के हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, और उसने भारत के संस्कृत के जो विद्वान थे उनकी हेल्प ली, उनसे समझा और उसके बाद अपनी बुक उसने उसके बारे में लिखी। अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चाहमान्स, later known as Chauhans. They ruled over the region around the Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of the Gujarat and Gehadwals of western Uttar Pradesh. The best known Chahman ruler was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1192. Here in this picture I have shown you the Prithviraj III and the Muhammad Ghori. So अभी हमने गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, पालाज, मोहम्मद गजनी के बारे में बात की। अब यहाँ पे कुछ और भी राजा हुए जिन्होंने युद्ध किया और उसमें से फेमस रहे चौहान्स, जिनको पहले चाहमान कहा जाता था, और इनमें भी सबसे फेमस रहे पृथ्वीराज थर्ड। सो चौहान्स का जो एरिया था वो दिल्ली एंड अजमेर के अराउंड था, बट इन्होंने भी क्या किया, ये दूसरे की टेरिटरी की तरफ एक्सपेंड करना चाहा, इन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहा, तो वहाँ पर इनको किसने डिफीट किया या अपोज़ किया। सो दे वर अपोज बाय द चालुक्याज ऑफ द गुजरात। गुजरात वाले एरिया में जब इन्होंने एक्सपेंड करना चाहा तो वहाँ पे चालुक्याज ने इनके अगेंस्ट खड़े हो गए। वेयर एज जब इन्होंने यूपी की तरफ अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहा तो वहाँ पर जो गहड़वाल्स थे वो इनके अपोजिट आकर खड़े हो गए। एंड हेयर वन आउटसाइडर इन्वेडर नेम मोहम्मद गौरी। सो मोहम्मद गौरी ने जब अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहा तो उन्होंने पृथ्वीराज ने उनका सामना किया और 1191 में पृथ्वीराज ने हरा दिया मोहम्मद गौरी को। बट इन द नेक्स्ट ईयर 1192 मोहम्मद गौरी ने फिर से अटैक किया पृथ्वीराज थर्ड पे, और इस टाइम पृथ्वीराज जो थे वो हार गए थे, डिफीट हो गए थे इन दिस बैटल। So in this video what we have learned, we learned about the processes and the land grants, about the copper plates which were given by the kings to the person whom he gave the land as award, and we have seen the warfares for the wealth, कि कैसे wealth के लिए राजा जो थे वो आपस में बैटल करते थे। इनमें से स्पेशली हमने डिस्कस किया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जो कि राष्ट्रकूटाज, गुर्जर प्रतिहाराज और पालाज के बीच में कन्नौज के ऊपर कंट्रोल को लेकर हुआ था। एंड बिसाइड दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द प्लंडर्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी, एंड
कैसे उन्होंने एक स्कॉलर्स को हायर किया था और उसको काम दिया था इंडिया के बारे में लिखने के लिए. हिज नेम इज़ अल बिरूनी. एंड द अदर किंग्स में हमने चाहमान्स और मुहम्मद ऑफ गोरी को पढ़ा. In our next video, we discuss about the Cholas. Till then, stay safe, stay healthy, keep learning.